इसको देख रही हूँ भाई आगे। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत, मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अंजलि, अनिकांत, काजल, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर हमारा होने वाला है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था भी इसको कहते हैं। कैमरा साथ में है। या पंचायती राज व्यवस्था। ठीक। तो आज का टॉपिक होने वाला है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। सन्नी देसवाल, रुखसार, ऋषभ मित्तल, गुड मॉर्निंग। ठीक। प्रतिपाल, जय हिंद। ऋषभ मित्तल, क्या नहीं आ रही है? वीडियो साफ नहीं आ रही है। अब देखो, ठीक है, ओके, अब ठीक है सबका। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन क्या है? ठीक है, देखिए, इसको हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मोहम्मद सिराज, गुड मॉर्निंग।
ठीक है। ओके, अब ठीक है। चलिए देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन, सत्ता का विभाजन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को जो दिया गया है, जो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों को जो अधिकार दिए गए हैं, तो उसको जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। ओके, जनता को या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो हाल फिलहाल में लोकतंत्र के प्रसार करने के लिए या लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से वहाँ पर जो है स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया, तो उसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि सत्ता का विभाजन किया गया है। जिस प्रकार से केंद्र और राज्य स्तर पर, जिस प्रकार केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार बनती है, तो उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि सत्ता को बांटा गया है। ओके, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है। और भारत में इसी सभी को यानी कि इस प्रकार से लागू करने के लिए, भारत के अंतर्गत इनको लागू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्थानीय स्वशासन मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का जिक्र नहीं था। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या था, याद है किसी बच्चे को? राहुल पाल, गुड मॉर्निंग। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था डीपीएसपी के अंतर्गत आपका के अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन किया गया है और इसको डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया था। पंचायतों को डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इनको रखा गया था। लेकिन यहाँ पर डीपीएसपी के होने के कारण ये जरूरी नहीं था कि प्रत्येक राज्य सरकार इन्हें लागू करे। ओके, जरूरी नहीं था कि प्रत्येक सरकार इन्हें लागू करे। तो उसके लिए एक जो है संविधान संशोधन लाया गया। आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को लेकर या पंचायती राज व्यवस्था को लेकर या स्थानीय स्वशासन को लेकर के पंचायतों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। तो भारत में इसी प्रकार के यानी संपूर्ण देश में इसको लागू करने के उद्देश्य से या इसको संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से कई प्रकार की समितियां बनाई गई। उन समितियों का गठन किया गया। यानी कि 73वां संविधान संशोधन लाने से पहले भी कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया। तो उन समितियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ जाती है, अक्सर आती रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो समिति बनी थी वो कौन सी समिति थी? पंचायतों के गठन को लेकर जो सबसे पहले समिति का गठन किया गया था वो कौन सी समिति थी? उसके बारे में आप सभी जानते हो कि बलवंत राय मेहता समिति थी आपकी, जो 1957 में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। उन्नीस सौ 57 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। वासु मित्तल, गुड मॉर्निंग भैया। प्रतिपाल 1957 में, जी हाँ 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई पंचायतों के संबंध में या स्थानीय स्वशासन के संबंध में। और इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें क्या क्या सुझाव दिए इन्होंने?
उसके बारे में इन्होंने 3 प्रकार के सुझाव दिए कि त्रिस्तरीय पंचायत को लागू करना चाहिए। इन्होंने जो वकालत की, इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। अर्थात इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की यानी कि 3 प्रकार की पंचायत की बात कही। इन्होंने कहा कि 3 स्तरों पर पंचायत के अंतर्गत जो है तीन स्तरों पर इसको बांट देना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 ब्लॉक स्तर और नंबर 3 में आता है आपका जिला स्तर। नंबर 3 पे आएगा आपका जिला स्तर। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही। नंबर 1 ग्राम स्तर यानी कि ग्राम स्तर पर शासन होना चाहिए, दूसरा ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और तीसरा जिला स्तर पर। यानी कि ग्राम स्तर पर मतलब है जिस प्रकार से आज के टाइम में ग्राम प्रधान वगैरह बनते हैं तो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में जो मेंबर वगैरह बनते हैं ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। प्रत्येक जिले में कितने ही सारे ब्लॉक होते हैं तो ब्लॉक स्तर पर, और इसके बाद एक होना चाहिए पूरा आपका जिला स्तर पर। तो इस प्रकार की जो है इन्होंने 3 प्रकार की पंचायतों की वकालत की। इसके बाद दूसरी समिति आई आपकी, दूसरी समिति थी आपकी अशोक मेहता। ओके, अशोक मेहता समिति। देखो इनको याद करने का है आपका, पहली को याद कर लो आप 1957, उसके बाद 20 + 8 + 1 जोड़ के याद करो आप इसको, तो आसानी से याद हो सकता है, जल्दी ही डेट इनकी जो है वो जल्दी से आपके याद हो जाएगी। ओके, अब देखो जैसे पहली वाली आपकी आ गई 1957 में, इसके बाद दूसरी समिति बनी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। ओके, अब ये कब आई थी तो इसमें 20 साल आप जोड़ोगे तो 77 यानी कि 1977 1977 में ये दूसरी समिति गठित की गई। ओके, इसने क्या सुझाव दिया? बोर्ड पर सही नहीं चमक रहा है विशु मित्तल, सही तो चमक रहा है, मैं भी देख रहा हूँ लैपटॉप में सही चमक रहा है। वासु ठाकुर 1977-78 में पास की गई। हाँ, साफ चमक रहा है ना बोर्ड पे? ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरी जो समिति आई अशोक मेहता समिति, ये 1977 में यानी कि 20 साल, अब ये 20 साल बाद आई आपकी। इसने क्या कहा? इसने द्विस्तरीय यानी कि 2 स्तर पर वकालत की, यानी कि 2 स्तर पर सरकार बनाने का सुझाव दिया, जो द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव। इन्होंने जो सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि जो पंचायत का गठन होना चाहिए वो 2 स्तरों पर होना चाहिए, नंबर 1 ग्राम स्तर और नंबर 2 जिला स्तर। ग्राम स्तर, नंबर 2 जिला स्तर। जिला स्तर इन्होंने 2 स्तरों पर पंचायत की वकालत की या पंचायत को गठित करने का सुझाव दिया, नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 जिला स्तर। ओके, वासु ठाकुर प्रखंड, हाँ जी, प्रखंड पंचायत भी कह सकते हैं, ग्राम पंचायत या मंडल पंचायत, मंडल या प्रखंड पंचायत भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर या मंडल स्तर पर, नंबर 2 जिला स्तर पर, ये 2 स्तरों की इन्होंने जो है बात की। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखिए जो पहली समिति थी बलवंत राय समिति, उसने त्रिस्तरीय पंचायत
आपका त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि पंचायत को जो है 3 स्तरों पर होना चाहिए। नंबर 1 ग्राम स्तर पर, नंबर 2 ब्लॉक स्तर, नंबर 3 जिला स्तर। इसके बाद दूसरी जो अशोक मेहता समिति आई, इसको माना नहीं गया, ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया और उसको पेंडिंग में ही डाल दिया गया। इसके बाद दूसरी समिति गठित की गई अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि पंचायत का गठन 2 स्तरों पर होना चाहिए, एक तो ग्राम स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर, ठीक है। इसके बाद आपकी तीसरी समिति आती है GV के राव। वो 8 साल बाद आई आपकी। तीसरी GV के राव समिति, ये कब आई आपकी, ये 8 साल बाद, यानी कि 77 में 8 जोड़ोगे आप तो कितने होंगे, 1985। 1985 में ये आपकी तीसरी समिति आई। इसने क्या कहा, देखिए इसने कहा कि केंद्र स्तर की जो योजनाएं हैं उन्हीं का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। जो केंद्र के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जाती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्होंने कहा कि केंद्र स्तर की योजनाओं का विकेंद्रीकरण। इन्होंने कहा कि जो केंद्र स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं को ग्राम स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, यानी कि गांव में के अंतर्गत भी या जिलों के अंतर्गत भी उन्हीं को बांट देना चाहिए। उसी प्रकार से जो है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हीं को डिवाइड कर देना चाहिए, विभाजन कर देना चाहिए उनका जिला स्तर पर या ग्राम स्तर पर। ओके जी हाँ, ये 1985 में आई आपकी GV के राव समिति। ओके, इसमें इन्होंने कहा कि पंचायतों को सत्ता या शक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने भी पंचायतों को शक्ति की बात कही कि जो है पंचायतों को शक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन उस स्तर पर जिस स्तर पर जो केंद्र के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन्हीं योजनाओं को पंचायत स्तर पर भी बांट देना चाहिए। अर्थात उनका जो केंद्र स्तर पर योजनाएं हैं उनका विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए, यानी कि उनका विभाजन कर देना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये सुझाव दिया। इसके बाद आपकी 1 साल बाद फिर नंबर 4 पर एक साल बाद फिर समिति गठित की गई। उसका नाम क्या था, उसका नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। ये 1 साल बाद यानी कि 1986 में गठित की गई। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो पंचायतें हैं या स्थानीय स्वशासन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि जो पंचायतें हैं उनको एक तो संविधान के अंतर्गत रखना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत की गांव में जो है न्याय पंचायत भी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कह सकते हैं इन्होंने जो है न्याय पंचायत होनी चाहिए। न्याय पंचायत भी होनी चाहिए। न्याय पंचायत के अलावा इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की भी बात करी। इसके बाद इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये आपकी थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की बात कही या सुझाव दिया, उसी प्रकार का सुझाव ML सिंघवी ने भी दिया। इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत भी होनी चाहिए
और न्याय पंचायत यानी कि गांव के अंदर न्याय पंचायत भी होनी चाहिए, यानी कि जैसे जिस प्रकार से सरपंच का पद जो होता है उस प्रकार से पद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि और इसको संवैधानिक मान्यता भी दे देनी चाहिए। ओके, इन्होंने कहा कि LM सिंघवी समिति में इन्होंने कहा कि 1986 में ये जो आई थी आपकी समिति, इन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए और इनको न्याय पंचायत का मतलब है यानी कि यहाँ पर गांव के अंदर सरपंच का पद भी बना देना चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे झगड़े हों आपके, जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे 10,000 तक के जो वाद होते हैं, ठीक है, 10,000 तक का जो मुकदमा होता है उस प्रकार के मुकदमे सरपंच के द्वारा सुलझाए जाते हैं, गांव में ही समाप्त कर दिए जाते हैं, उनको इतना राइट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंबर 1 में हमने पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर गठन किया जाना चाहिए पंचायत का जो गठन किया जाना चाहिए वो 3 स्तरों पर गठन किया जाना चाहिए, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। इसके बाद इसके 20 साल बाद दूसरी समिति का गठन किया गया, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई। इन्होंने जो है द्विस्तरीय यानी कि 2 स्तरों पर पंचायत का सुझाव दिया। नंबर 1 ग्राम स्तर या मंडल या प्रखंड स्तर कह सकते हैं, दूसरा जिला स्तर, यानी कि 2 स्तरों पर ही पंचायत का गठन होना चाहिए। ये आपकी 1977 में गठित की गई थी। इसके बाद नंबर 3 पे आती है आपकी GVK राव समिति। ठीक है, ये आपकी 1985 में आई। इन्होंने कहा कि जो केंद्र में योजना चलाई जा रही है उन्हीं योजनाओं को पंचायत पर भी लागू कर देना चाहिए, यानी कि पंचायत के अंतर्गत उनका विकेंद्रीकरण या विभाजन कर देना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि पंचायतों को शक्ति भी प्रदान कर देनी चाहिए, यानी कि उनको पावर भी दे देनी चाहिए, कुछ राइट होने चाहिए, उनको कुछ अधिकार मिलने चाहिए ताकि वे अपना कार्य आसानी से कर सकें। इसके बाद नंबर 4 में था LM सिंघवी समिति। ये आपकी 1985 में आई। इन्होंने कहा कि इनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि संविधान के अंतर्गत लाना चाहिए पंचायतों को। जबकि पहले भी देखो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 40 DPSP में पंचायत का वर्णन किया गया है, लेकिन वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार उन्हें लागू करे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था DPSP जो है, DPSP को लेकर या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते अगर उन्हें राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है तो। जबकि मौलिक अधिकारों को लेकर हम लागू करा सकते हैं सरकार से, अगर सरकार उन्हें हमें नहीं दे रही है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन DPSP को लेकर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में वाद दायर नहीं कर सकते अगर राज्य सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है। तो पहले क्या था, जब अनुच्छेद 40 में पंचायतों का वर्णन था, कुछ राज्यों ने इन्हें लागू किया लेकिन कुछ ने नहीं किया, ज़्यादातर नहीं किया। तो इसी प्रकार से इसको जो है इन्होंने कहा LM सिंघवी समिति ने कि इनको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि प्रत्येक राज्यों को इन्हें लागू करना जरूरी कर देना चाहिए। प्रत्येक राज्यों पर ये अनिवार्य हो जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्यों का गठन किया जाए या स्थानीय स्वशासन का गठन किया जाए। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? अब देखिए इसका परिणाम यह हुआ, ये तो समितियां बनाई गई, इन समितियों का परिणाम यह हुआ कि आपका एक प्रधानमंत्री थे आपके PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। PV नरसिम्हा राव की सरकार में संविधान के अंतर्गत संशोधन किया गया और उसको नाम दिया जाता है 73वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कब आया था?
73वां और 74वां संविधान संशोधन कब आया था आपका? तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन पंचायतों के संबंध में लाया गया और ये लाया गया आपका 1992-93 में। देखिए 1992 में इसको लाया गया और 1993 में ये लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन देखिए इससे पहले भी कई सरकारों ने इसके बारे में प्रयास किया, जैसे कि राजीव गांधी की सरकार भी, राजीव गांधी की सरकार में भी एक इसी प्रकार से प्रस्ताव लाया गया था संविधान में संशोधन करने के संबंध में, लेकिन वह दोनों सदनों में अलग अलग पास न होने के कारण उसको लागू नहीं किया गया। फिर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया और उसमें संविधान जो है स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। तो ये आपका जो गठन किया गया था इसका 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन का गठन हुआ 1992 में और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 में यह लागू हुआ, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ? 73वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के काल में लाया गया? पीवी नरसिम्हा राव के, ठीक है। कब लाया गया? 1992 में। लागू कब हुआ? 1993 में। इसलिए जो है एग्जाम में इसकी 91-92 नहीं है अनिकांत, ये आपका 1992 में लाया गया और 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। और 1993 भी आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पंचायत दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। देखिए 24 अप्रैल आपका जो है अभी एग्ज़ाम हुआ था 2019 में मंडी परिषद वाला, तो उसमें आपका ये आया था कि पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो संविधान संशोधन किया गया था ये आपका लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। ओके, अब 73वें संविधान संशोधन के क्या क्या प्रावधान थे उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वासु मित्तल, हाँ उसी के बारे में बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, किस प्रकार से पंचायतों को क्या क्या पावर दी गई, क्या क्या छूट दी गई, क्या क्या वे कार्य कर सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में अब बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान लिख सकते हैं हम यहाँ पर। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान। क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि एक तो इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। संवैधानिक दर्जा दिया गया यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया जो पहले प्राप्त नहीं था।
संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संविधान के अंतर्गत ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और इसके बाद एक भाग जो है भाग 9 था, भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया। भाग 9 और अनुसूची भाग 9 और कौन सी अनुसूची है आपकी? अनुसूची में पंचायतों को कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि 11वीं अनुसूची, अनुसूचियों वाला चैप्टर जो आपको कराया था, 11वीं अनुसूचियां, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया। और अनुच्छेद कौन से में रखा गया? वासुमित्तल 11 में, जी हाँ, वासुमित्तल। इसमें विषय 29 हैं, 18 विषय आपके नगर पालिका या नगर निगम में हैं। ठीक है, अनुच्छेद आता है आपका 243। देखिए 40 में डीपीएसपी के अंतर्गत था, मैंने आपको बताया कि पंचायतों का वर्णन पहले अनुच्छेद 40 के अंतर्गत डीपीएसपी में था, लेकिन जब संविधान संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो इसी का प्रावधान पहले 40 में भी था और आपका 243 में भी था। तो 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कि 16 अनुच्छेद, या हाँ 16 अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़े गए। अनुच्छेद कर सकते हैं यहाँ से 243 से लेकर 243 ओ, ठीक है, 243 ओ तक अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। यानी कि लगभग ये 16, लगभग नहीं, पूरे जो आपके 16 ही बैठते हैं, 16 अनुच्छेद जो हैं इसके अंतर्गत जोड़े गए। ओके, और इसके अंतर्गत जो कार्य क्षेत्र है नंबर 3 पे लिख सकते हैं, विषय कितने रखे गए? विषय या कार्य क्षेत्र कितने, यानी कि कितने कार्य कर सकती है पंचायत? तो कार्य क्षेत्र रखे गए आपके इसमें 29। ठीक है, और कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में। अभी जो है अब उसमें से कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि आप, जैसे कि नल वगैरह लगवाना, साफ सफाई करना, ठीक है, और कह सकते हैं गांव में जैसे कि सड़कें वगैरह बनती हैं उनका निर्माण कराना, जल की निकासी वगैरह का कार्य कराना, और स्वास्थ्य से संबंधित जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं गांव में, ठीक है, उनका निर्माण करवाना। इस प्रकार के कार्य जो हैं 29 विषय जो गांव से जुड़े होते हैं, उस प्रकार के विषय इसके अंतर्गत रखे गए, पंचायत के अंतर्गत रखे गए। 17 बैठ रहे हैं। देखो ABCD वे वासुमित्तल, आप A से O तक के गिनोगे तो कितने बैठेंगे? ABCDEFGHIJKLMNO 15 बैठ गए ना, ठीक है, 4 × 12 और 3 15, और एक हो गया आपका 243, यानी कि 243 एक हुआ, 243 ABCD करके जोड़ोगे तो आपके 16 अनुच्छेद आएंगे। ओके, हाँ 243 वाला भी काउंट किया। ओ तक के आपके कितने बैठते हैं? ABCD से लगाओगे ओ तक आपके 15 बैठते हैं, ठीक है, और एक आपका 243 लगाओगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा काउंट कर लेना। तो 16 अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत उस वक्त जोड़े गए थे, लेकिन उनको अलग अलग ना करके सिर्फ 243 A, 243 B, C, D, E, F करके जोड़े गए। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्तमान में भी 295 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन उनमें ABC करके 395 ही अनुच्छेद आज भी हैं। वर्तमान में भी उतने ही हैं, मूल संविधान में भी उतने ही थे, लेकिन इन्हीं के अंतर्गत ABC करके जोड़े गए हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत 29 विषय रखे गए हैं। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? इसमें ले सकते, देखो 29 विषय के अंतर्गत मैंने आपको बताया साफ सफाई वगैरह है, कृषि है, सिंचाई से संबंधित कोई विषय हैं, और आपके पशुपालन से संबंधित कुछ विषय हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के सभी विषय 29 विषय इसके अंतर्गत रखे गए। ओके, इसके बाद
नंबर 5 में क्या किया गया, यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही त्रिस्तरीय पंचायत की बात जो सुझाव दिया था उसको मान लिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव मान लिया गया, यानी कि पंचायतों का जो गठन होगा वो 3 स्तरों पर ही होगा। लेकिन देखिए कुछ जगहों पर द्विस्तरीय भी रखा गया। वो क्या था, देखिए जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या थी, जिस जिले में 20 लाख से कम जनसंख्या, जिस जिले में 20 लाख से कम जनसंख्या थी वहां पर द्विस्तरीय पंचायत को मंजूरी दी गई। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने अशोक मेहता समिति ने जो सुझाव दिया था द्विस्तरीय पंचायत का, उनके भी सुझाव को माना गया। ठीक है, उसमें आपका द्विस्तरीय पंचायत को भी रखा गया, लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ यह थी कि जिस जिले की जनसंख्या 2 लाख से कम होगी वहाँ पर द्विस्तरीय पंचायत का गठन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ पर जिस जिले की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। तो वर्तमान में किसी भी जिले में द्विस्तरीय पंचायत नहीं है। उस वक्त गठित की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में 20 लाख से कम जनसंख्या किसी भी जिले में, भारत के किसी भी जिले में 20 लाख से कम जनसंख्या नहीं है। इसलिए अब संपूर्ण जिलों में, भारत के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत को ही मंजूरी दी गई है। सूचियों को मैंने पढ़ा दिया है वासुमित्तल। सूचियों का आप जो है मैं किसी क्लासेस पर जाकर वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं। पॉलिटी की सारी वीडियो उसके अंदर हैं। उसमें आपका शायद दूसरा या तीसरा चौथा चैप्टर ही है, उसके अंतर्गत जो है सूचियां मैंने सारी पढ़ा रखी हैं आपको। ठीक है, वो क्लास हो चुकी थी। अरुणाचल में नहीं है अनिकांत, क्या नहीं है अरुणाचल में? समवर्ती सूची का भी मैंने बता रखा है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक है, उसमें सारा मैंने बता रखा है आपको कितनी सीटें हैं, पहले कितनी थी, वर्तमान में कितने विषय हैं, सब के बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है वहाँ पे विश्वमित्र। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी पूरी मिल जाएगी। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखो त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव मान लिया गया। नंबर 6 पे लिख सकते हैं हम। नंबर 6 पे आरक्षण। देखो आरक्षण की भी बात कही गई, इसमें जो है आरक्षण भी दिया गया, पंचायतों के अंतर्गत भी आरक्षण दिया गया। वो किस प्रकार से दिया गया, यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। यहाँ ले लेते हैं। आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। ठीक है जी। अब आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो क्या क्या प्रावधान किया गया, देखिए सीटों के संबंध में आरक्षण दिया गया। यहाँ पर जो है सीटों के संबंध में ही आरक्षण दिया गया। तो इसमें कहा गया कि महिलाओं को 1/3 सीटें दी जाएगी, यानी कि प्रत्येक जिले में या प्रत्येक राज्य में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में जितनी भी सीटें होंगी, मान के चलो कि यूपी में संपूर्ण जिलों की या जितने भी जिले हैं यहाँ पर यूपी के अंतर्गत, उन जिलों में 500 सीटें हैं। तो 500 सीटों का 1/3 यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई कि उन पर सिर्फ महिलाएं ही। अच्छा, कौन सी सूची में कौन से प्रावधान, बहुत लंबी लिस्ट है, उसके बारे में मैंने बता नहीं रखा है।
वो आप उसको पॉलिटी की बुक में देख सकते हैं, उसके बारे में कितने विषय हैं सारे डिटेल में, विश्व मित्तल उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और सारे विषय, बहुत सारे विषय बैठते हैं ना इस प्रकार से। ठीक है, तो 1/3 आरक्षण की बात कही गई महिलाओं के लिए, ये कि प्रत्येक जिले में या प्रत्येक राज्य में जितनी भी सीटें होंगी उन सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई कि कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ये प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन एक बात और कही गई इसी में कि यदि कोई राज्य चाहे तो इसे बढ़ा भी सकता है। तो अगर कोई राज्य चाहे 1/3 से बढ़ाकर ज़्यादा भी कर सकता है। तो पहला राज्य ऐसा बिहार था जिसने महिलाओं को वहाँ पर 50% आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य था जिसने महिलाओं को पंचायत के अंतर्गत, जो स्थानीय स्वशासन है या पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। यानी कि कहा गया कि यदि बिहार में 100 सीटें हैं पंचायत की, ठीक है, पंचायत के अंतर्गत जो है 100 सीटें आती हैं, तो उनमें से कम आधी सीटें महिलाओं के लिए होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद फिर और भी राज्यों ने, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया गया है, अब उसके बाद किसने लागू किया, ये भी आ जाता है कि दूसरे नंबर पर दूसरा ऐसा कौन सा राज्य था जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। ठीक है, तो आपका दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। ओके, वंशज गर्ग, गुड मॉर्निंग भैया। हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है, सारिका चौधरी, जिसने जो है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसके बाद जो तीसरा राज्य बना वो एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भी अपने अंतर्गत, यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में, या स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं उसको, इसके अंतर्गत। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि SC ST को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है। ठीक है, SC ST को कितना आरक्षण है? SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति को स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कितना आरक्षण दिया गया है? कितना हुआ था? 6 नंबर 7 लिख सकते हैं इसको। 7वां पॉइंट आता है इसमें कि SC और ST को, SC या ST को आरक्षण कितना दिया गया, कि उनके लिए कितनी सीटें रखी गई। महिलाओं के लिए तो 1/3 कंपलसरी है। ठीक है, यदि कोई राज्य चाहे तो उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, जैसे कि बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 50-50% कर रखा है। ठीक है, अगर वे चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये छूट है। ठीक है, संविधान के अनुसार उनको छूट दी गई है प्रत्येक राज्य को। यदि कोई राज्य चाहे तो महिलाओं को कितनी भी सीटें उनके लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर SC ST के लिए आरक्षण रखा गया। तो SC ST के लिए देखिए सीटों का प्रावधान डिटेल में नहीं खोल रखा है। उसमें कहा गया कि जिस राज्य में या जिस क्षेत्र में उनको जो आरक्षण दिया जाएगा वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि जितनी जनसंख्या SC ST की होगी उसी के आधार पर, यानी कि जनसंख्या के आधार पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या या जिस जिले में जितनी जनसंख्या SC ST की होगी उसी के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका। SC ST के संबंध में जो आरक्षण दिया गया वो राज्यों पर छोड़ दिया गया और कहा गया कि वहाँ की जनसंख्या के अनुसार, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से राज्य खुद डिसाइड करेंगे।
यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? इसके बाद पॉइंट नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ जी, काजल जयंत, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से रखा जाएगा। यूपी में कितना होगा? देखो यूपी में भी जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक जिलों में अलग अलग जनसंख्या है SC ST की, ठीक है। तो इस चीज़ को डिसाइड नहीं किया गया कि देखो प्रत्येक राज्यों में और प्रत्येक गांव में SC ST की जनसंख्या अलग अलग है, ठीक है। ST तो मेरे ख्याल से 2% के आसपास ही है, लेकिन SC की ठीक ठाक संख्या है, तो उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक जिलों में अलग अलग है। ओके, इसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है इसमें कि पंचायतों का जो चुनाव होता है वो कौन कराता है। पंचायतों का चुनाव या स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं या नगर पालिका नगर निगम के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं उसको कौन कराता है? पता है किसी बच्चे को? इनका जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा कराया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में क्या नहीं है? सारिका चौधरी, अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं है सर? क्या नहीं है? पंचायतें हैं अरुणाचल प्रदेश में भी। अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? प्रत्येक राज्यों में है। भारत के प्रत्येक राज्यों में पंचायत या स्थानीय स्वशासन का या नगर पालिका नगर निगम का गठन किया गया है। अब वर्तमान में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर पंचायतें ना हों या स्थानीय स्वशासन का गठन ना किया जाता हो, ठीक है। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण SC को, शायद SC की जनसंख्या नहीं होगी वहाँ पर SC की जनसंख्या नहीं होगी तो आरक्षण देके क्या करेंगे जहाँ पे जनसंख्या नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है। जबकि ST बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, इन राज्यों में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं साथ के साथ इनमें ST की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आदिवासी रहते हैं तो वहाँ पर ST की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। वहाँ पर इतना जो है इतनी सीटें जनरल या OBC के लिए भी नहीं रखी जाती जितनी ST के लिए रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर ST की जनसंख्या ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा है। ओके, आरक्षण अनुसूचित जाति को, मैं बता तो रहा हूँ कि SC को आरक्षण शायद इसलिए नहीं है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर SC की जनसंख्या नहीं है, या है तो बहुत ही कम है या नाम मात्र की है। ओके, SC की जनसंख्या बहुत नाम मात्र, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर के अंतर्गत ST की सीट नहीं आती, ठीक है। तो ST की जनसंख्या ही नहीं है तो ST की सीट कहाँ से रखेंगे फिर? जिन राज्यों में जो जनसंख्या या जिन जिलों में जो जनसंख्या नहीं है तो उसको कोई आरक्षण नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मुजफ्फरनगर या और भी बहुत सारे ज़िले हैं, शामली है, बागपत है, जहाँ पर ST की जनसंख्या नाम मात्र के लिए ही है या बहुत कम है, तो वहाँ पर उनको आरक्षण नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इनका जो चुनाव कराता है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था का या नगर निगम का, ठीक है, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। आयोग के द्वारा कराया जाता है। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग और किस किस का चुनाव कराता है? स्थानीय स्वशासन और या पंचायती राज व्यवस्था का कराता है, मैंने बताया नगर निगम का भी कराता है या नगर पालिका का भी कराता है, ठीक है। इसके बाद और किसका चुनाव कराता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य और किसका चुनाव करना है? इसका तो करता ही है, इसके बाद और किसका करता है? किसी बच्चे को पता है?
राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सिर्फ स्थानीय स्वशासन और नगर पालिका या नगर निगम का ही चुनाव कराता है, और किसी भी प्रकार का चुनाव और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया जाता है वो सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम के लिए ही किया जाता है। बाकी जितने भी चुनाव होते हैं, बाकी भारत के अंतर्गत जितने भी चुनाव होते हैं वे सभी चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। जैसे कि आपके ले सकते हैं आप लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, बाकी सभी चुनाव जितने भी चुनाव होते हैं नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन को छोड़कर सभी चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना कि राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका या नगर निगम के ही चुनाव कराता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की कि इनका कार्यकाल कितना होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, या नगर निगम के अंतर्गत जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। देखिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मान के चलो कि कोई भी सदस्य 3 वर्ष अपना कार्यकाल करने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या वह एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सदस्य का वहाँ पर चुनाव होना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत जब भी कोई पद खाली हो तो 6 माह के अंतर्गत, यानी कि 6 माह के अंदर ही उस पद को भर देना चाहिए, यानी कि उस पद पर कोई ना कोई निर्वाचित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो आपके दूसरे सदस्य चुने जाएंगे वे कितने वर्ष के लिए चुने जाएंगे? यदि कोई सदस्य स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत या नगर पालिका नगर निगम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना 3 वर्ष का कार्यकाल करता है, उसके बाद त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से वह अपना पद छोड़ देता है या उसका पद रिक्त हो जाता है या खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा व्यक्ति उसका स्थान लेगा वह कितने वर्ष तक अपना कार्यकाल करेगा, वह कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा? 2 साल तक। देखिए जो शेष कार्यकाल इसका बचा है, जो शेष कार्यकाल बच गया है, शेष कार्यकाल तक, चाहे उसमें 2 साल बचे हों, 1 साल बचा हो, 3 साल बचे हों, 4 साल बचे हों, तो वहीं तक का उसका कार्यकाल रहेगा। अगर उसने 3 वर्ष किया तो 2 वर्ष रह जाएगा। ठीक है, और अगर 2 किया है तो 3 साल रह जाएगा, 1 किया है तो 4 साल हो जाएगा, अगर 4 साल किया है तो 1 वर्ष, यानी कि कुल कंप्लीट 5 साल पूरे करने हैं। ठीक है, तो जो शेष कार्यकाल रहेगा तभी तक वह अपने पद पर बना रहेगा, जो दूसरा व्यक्ति उसकी जगह नियुक्त होगा। इसके बाद अब बात करते हैं नंबर 10 में कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए या नगर पालिका नगर निगम का सदस्य बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रीतिपाल, काजल जयंत 21 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? सारिका चौधरी 21 वर्ष, प्रीतिपाल 21 वर्ष। देखिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
ठीक है, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, ठीक है, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है, और स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका नगर निगम के अंतर्गत जितने भी पद आते हैं उनकी 21 वर्ष है। वासु ठाकुर जी, हाँ 21 वर्ष है। तो यहाँ पर आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कोई आयु डिसाइड नहीं की गई है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन या चलो नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन नहीं है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन नंबर 11 पे लिख सकते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, पहली बात तो ये कि राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जिस प्रकार से केंद्र पर जो है केंद्र के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है ये, ठीक है। और कौन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। सारिका चौधरी जी, हाँ देखिए, राज्यपाल के द्वारा इनका गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ओके, राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। यहां तक सभी का क्लियर है? राज्यपाल के द्वारा। ओके, देखो इसी के अंतर्गत मैं आपको शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में भी बता देता हूँ यहीं पे। उसका थोड़ा सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, बस आर्टिकल वगैरह, बाकी तो यही है। कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा उनका, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत आएंगे और उनका चुनाव जो होगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा। SC ST को वही आरक्षण है, ठीक है। महिलाओं को भी उसी प्रकार का आरक्षण है। तो सब कुछ लगभग उसी प्रकार से है, बस इसका अनुच्छेद जो है आर्टिकल अलग से है और भाग अलग है। उनका भाग आपका भाग 9 में आता है, आपका पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। लेकिन शहरी स्थानीय स्वशासन जो आता है, या नगर पालिका या नगर निगम भी कह सकते हैं उसको, शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन में आपका कौन से भाग में आएगा? शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए एक तो आपका जो संविधान संशोधन है वो चेंज हो जाता है। कौन सा संविधान संशोधन है? उसमें आएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन आएगा आपका। कब हुआ? 1992-93 में ही हुआ। 1992 और 93 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने विषय थे? इसके अंतर्गत थे आपके 18 विषय, ठीक है। उसी प्रकार के विषय हैं कि साफ सफाई के संबंध में हैं, ठीक है, शिक्षा के संबंध में हैं, और आपका नालियों वगैरह या रास्तों का जो निर्माण होता है उनके संबंध में है। ओके, तो इसके अंतर्गत जो आपका उससे जो अलग आता है, और उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। इसमें और आता है आपका भाग, वहाँ पे तो भाग आपका 9 रखा गया है, यहाँ पर 9 कै के अंतर्गत शहरी स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। ओके, शहरी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भाग 9 को रखा गया। संविधान संशोधन वही था आपका 93वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में हुआ, ठीक है। और आपके प्रधानमंत्री वही थे PV नरसिम्हा राव। ओके, इसके बाद ये हाँ जी प्रतिपाल 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका 74वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय स्वशासन लगभग उसी प्रकार के कार्य थे। वहाँ पर विषय आपके 29 थे,
यहाँ पर आपके विषय होंगे 18, ठीक है, यहाँ पर 18 विषय रखे गए, भाग 9 क या 9 ए कह सकते हैं, ठीक है, और अनुच्छेद 243 तय से 243 तय यानी कि ओ के बाद आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक आता है, 243 यह 6, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका जो है नगर पालिका या नगर निगम या शहरी स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं इसको, इसके अंतर्गत रखे गए हैं, ओके। और इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की नगर पालिकाएं ही रखी गई है, इसके अंतर्गत भी आपकी 3 प्रकार की नगर पालिका रखी गई है। कौन कौन सी? नंबर 1 में है नगर पंचायत, नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होती है देखो, ठीक है, जो क्षेत्र, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसको नगर पंचायत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मुजफ्फरनगर के आसपास के मान सकते हैं आप, जानसठ को मान सकते हैं, या फिर आप शाहपुर को कह सकते हैं, ठीक है, या शाहपुर के बाद बुढ़ाना को कह सकते हैं, उनको आप नगर पंचायत के अंतर्गत रख सकते हैं, ओके। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। इसके बाद आता है नगर पालिका परिषद। नंबर 2 नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद किसे कहेंगे? जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर, ठीक है, यानी कि जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं, जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं उन्हें नगर पालिका परिषद के अंतर्गत रखा जाएगा, ओके। ठीक है सारिका चौधरी, 243 ZD तक, जी हाँ, ठीक है, ओ से 243 ZD तक आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत छोटे शहरी क्षेत्र आ जाते हैं, ओके। इसके बाद आएगा आपका नगर पालिका निगम। नंबर 3 नगर पालिका निगम। देखिए नगर पालिका निगम के अंतर्गत क्या आएगा? नगर पालिका निगम के अंतर्गत बड़े शहर, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आप लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, यानी कि जो बड़े शहर हैं उनको वे आपके नगर पालिका निगम के अंतर्गत आते हैं। जो छोटे शहर हैं वे आपके नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आएंगे। और जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र वर्तमान में शहरी क्षेत्र यानी कि शहर बनने की कगार पर हैं, शहर बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होता जा रहा है और शहर बनने की ओर बढ़ रहे हैं, उनको नगर पंचायत कहते हैं, ओके। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ? जिस प्रकार से गांव स्तर पर या स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार की त्रिस्तरीय पंचायत को सुझाव दिया गया था या माना गया, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर, तो उसी प्रकार से शहरी स्थानीय स्वशासन में भी 3 स्तरों पर भी गठन किया गया। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 नगर पालिका परिषद, नंबर 3 नगर पालिका निगम। नगर पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? मैंने बताया कि वे ग्रामीण क्षेत्र जो अब शहर के यानी कि शहर में धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं उनको नगर पंचायत कहते हैं। जैसे कि बुढ़ाना ले सकते हैं आप, जानसठ वगैरह है, तो और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है नगर पालिका परिषद, यानी कि जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं, जैसे मुजफ्फरनगर या और भी कोई जिला ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नगर पालिका परिषद के अंतर्गत बड़े शहर जैसे कि गाजियाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है, आगरा, बड़े शहर आएंगे आपके नगर पालिका निगम के अंतर्गत, ओके। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है?
बस ये कंप्लीट हो गया है काजल जयंत। यहाँ का आपका चैप्टर जो है स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार।